हमारी पीढ़ी ऐसी हुई है, आपकी और हमारी पीढ़ी, जो कि लैंडलाइन फोन भी यूज किए हैं, जहाँ पे कनेक्टिविटी तो बढ़ गई लेकिन आपस की कनेक्टिविटी कहीं ना कहीं टूट गई है। आपके हिसाब से एक सफल व्यक्ति कौन है? मन को हम जितना पकड़ने की कोशिश करेंगे ना, मन को बांधने की कोशिश करेंगे, तुमको ऐसे ही रहना है, वो उतना भागना चाहता है। मन अगर हाथ में आ गया, दुनिया जीतना कोई मुश्किल काम नहीं है। थोड़ी सी आध्यात्म तो हर किसी के जीवन में होनी ही चाहिए। स्ट्रेस क्या है, इसको जानो, बुद्धि लगाओ, इसको और होशियारी करो, लेकिन हृदय से हम कहीं ना कहीं दूर हो जाते हैं। विदेशी एजुकेशन सिस्टम पे ज्यादा भरोसा है। ये बहुत बड़ा एक रेवोल्यूशन है। देखिए, ये जब टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होती है, इससे हम दूर तो नहीं भाग सकते। जो ध्यान में मग्न है उसके अंदर परिवर्तन लेके आता है। आप देखेंगे, आप जब गुस्सा होते हैं तो आपकी श्वास एक पर्टिकुलर एक गति से चलती है। तो अलग अलग इमोशंस के साथ श्वास जुड़ा हुआ है। आर्ट ऑफ लिविंग मुख्यतः है श्वास की प्रक्रिया। मैं तो इस दर्शन में मानता हूँ कि लोगों को ये लगता है कि ये अपना घर है, यहाँ रहना है, किसी का घर ये नहीं है, आप सब मेहमान है, निकल जाना है। यही तो माया है, वायलेंस, ये सब इसी कारणों से तो है। आयुर्वेदिक उपचार इसका क्या है और कितना सटीक है? इसका कोई लिमिट तो है नहीं। क्या आपका नाम था उससे पहले? इसको पूर्वाश्रम कहते हैं। जब मैं आश्रम पहुंचा बैंगलोर फर्स्ट डे, लगा कि घर आ गया। हमारा जो पारंपरिक शिक्षा पद्धति था और आज का जो है, क्या परिवर्तन है? जब 2020 में ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई, 80 साल पहले, 100 साल पहले जो मिट चुका, जो खत्म हो गया, उसको फिर से लेके आना में समय लगेगा। थोड़ा अलग नजरिए से तो देखा जाता है। जब दुखी होते हैं लोग मंदिर जाते हैं या डॉक्टर के पास जाते हैं, लेकिन अगर वो दुख आए ही ना। योग एक उचित माध्यम है। ये योग को थोड़ा समझाइए। एक सुंदर सी आवाज जो आती है, हूँ, ये आवाज कई सारे चीजें अंदर खोल के रखती है। नमस्कार दर्शक बंधु। अधिकांश समय रे जीवन रास्ता बड़ आबेड़ा खाबेड़ा रास्ता। अवश्य बेले बेले से जीवन रास्ता रे चलिबा र गोटे सुंदरता भी रही थाए, किंतु अधिकांश समय रे हमको संघर्ष भी करबा पई पड़े। किंतु बड़ कथा होची, जीवन तो एमती, से संघर्ष भितरे भी सुंदरता को खोजिबा आ जीवन को जीवा, से कला अत्यंत जटिल किंतु समान समय रे सरल भी। आ से कला को कहा जाए आर्ट ऑफ लिविंग। एथर ओटी पॉडकास्ट रे आम सहित अछंती श्री श्री यूनिवर्सिटी रो परिचालना मुख्य ऑपरेशन हेड स्वामी सत्य चैतन्य जी, तांको आमे स्वागत जणाइबा। स्वामी जी, स्वागत है आपका। पहले तो नमस्कार। जहाँ से मैं शुरुआत किया, जहाँ से आपने भी ये जो सफ़र है आपका, ये शुरुआत किया, उसके बारे में जानना चाहेंगे। और वो सवाल यही है कि आर्ट ऑफ लिविंग के बारे में जो मैंने बोला, ये मैं शब्दों में बोल दिया, लेकिन कोई अगर उसको समझना चाहे, ज़िंदगी में उतारना चाहे, तो वो कैसे उतार सकता है? ये आर्ट ऑफ लिविंग, ज़िंदगी जीने का ये जो कला है, ये दरअसल है क्या? आपने बड़े ही सुंदर पूर्वक इसे विश्लेषण किया है। आर्ट, इसको साइंस ऑफ लिविंग कह सकते थे, साइंस ऑफ एग्जिस्टेंस कह सकते थे, लेकिन गुरुदेव ने इसे आर्ट ऑफ लिविंग, आर्ट के रूप में, लिविंग, जीना एक कला है। कला क्यों है? साइंस अगर हो तो बुद्धि लगती है, आर्ट में हृदय लगता है, दिल जिसे कहते हैं, मन लगना चाहिए। जीवन में अगर मन नहीं है, केवल दिमाग है, केवल बुद्धि से अगर जीवन जीते हैं, तो वो बहुत ही आधा अधूरा है, बहुत ही ऊपर के सरफेस लेवल पे हम कह सकते हैं, जैसे समंदर में ऊपर लहरें हैं, वैसे रह जाएंगी। अंदर हम कभी जान ही नहीं पाएंगे कि जीवन का मुख्य उद्देश्य क्या है, हम क्यों आए हैं यहाँ पे। उसके लिए हृदय के अंदर उतरना बहुत आवश्यक है। इसीलिए, और आर्ट जो हम जानते हैं, बिना हृदय, बिना पैशन के आर्ट हो ही नहीं सकता। इसीलिए गुरुदेव ने इसको इस तरीके से रखा कि आर्ट ऑफ लिविंग, ताकि इसको हृदय से जाने। गुरुदेव बाबा कहते हैं कि ये जर्नी जो है, ये रास्ता है, वो है मस्तिष्क, बुद्धि से हृदय की ओर। नॉर्मली हम जब शुरू से ही, जब बचपन से ही हमें आदत होती है कि सब कुछ हमें बताया जाता है कि इसको जानो, बुद्धि लगाओ, इसको और होशियारी करो,
लेकिन हृदय से हम कहीं ना कहीं दूर हो जाते हैं। तो इसीलिए आज के समय में बहुत आवश्यक है कि हम अपने हृदय तक पहुँचे, उसको समझें, उसको जानें और सही में जीवन को जिएं, ना कि जस्ट एज एन एग्जिस्टेंस कि बस जिए और निकल गए। नहीं, इस जीवन को जीना आवश्यक है और जीने के लिए हृदय से जुड़ना बहुत आवश्यक है। जैसे मेडिटेशन हो गया, योग हो गया, आयुर्वेदा भी आज के ज़माने में लोग उसके महत्व समझ रहे हैं धीरे धीरे करके जी। लेकिन इन सब के बावजूद आज के हम देख रहे हैं कि आज की जो युवा पीढ़ी है या फिर इस जनरेशन जो लोग सुबह से ऑफिस जाते हैं, शाम को ऑफिस से घर वापस आते हैं, संसार के मोहमाया के अंदर और ये सब करते निपटते कहीं ना कहीं लोग थक भी जाते हैं और उनके दिमाग में ये सवाल आता है कि ये सब तो करना है क्योंकि मुझे जीना तो है, लेकिन परिवार को भी तो सपोर्ट देना है, तो सपोर्ट कैसे दें? इसको बिना किए ये करने के साथ साथ मुझे ज़िंदगी जीना है, जिस तरीके से आप बता रहे थे। तो वो थोड़ा बताइए कि ये सारे चीज़ करते करते भी ज़िंदगी को अच्छे तरीके से कैसे जिया जा सकता है। आपने जो बताया ये करना है हमें, समय वही है और बिना उसको किए रह नहीं सकते, इससे तो निकल तो सकते नहीं हैं। इसी को स्ट्रेस कहते हैं। अगर सिंपल टर्म्स में से बहुत ही उचित तरीके से इसे बताया जाए, स्ट्रेस क्या है? करना बहुत है, हमें फैमिली को भी ध्यान रखना है, अपना करियर भी ध्यान रखनी है, अपने दोस्तों से भी मिलना है, नई नई जगह भी देखनी है, लेकिन समय तो वही 24 घंटे हैं, वो तो 25 घंटे नहीं हो रहे। लेकिन वो सब करें क्या? और वो नहीं कर पाते हैं तो स्ट्रेस होता है, वो करना था वो नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, कैसे करें? इसी में एक वेरिएबल है जिसे कहते हैं एनर्जी, ऊर्जा, हमारे शरीर, हमारे मन की ऊर्जा, जो जितनी बढ़ती है, वो जितनी बढ़े उससे हम उस जो कार्य हम 3 घंटे में कर पाते थे या 2 घंटे में कर पाते थे, वो 1 घंटे में हो सकता है, वो 1.5 घंटे में हो सकता है। जब हमारी ऊर्जा होती है, क्लैरिटी ऑफ थॉट्स होती है, क्लैरिटी इन माइंड होती है, क्या करना है। सुबह उठते हैं, कई बार हम सोचते हैं क्या करना है आज, पता नहीं, आज कार्य है, कैसे करेंगे पता नहीं। अगर वो क्लैरिटी ऑफ थॉट हो, जब हम ध्यान करते हैं, योग करते हैं, तो हमें ये क्लैरिटी ऑफ थॉट आती है, माइंड में एक क्लियर फोकस्ड एक तरीका हमें मिलता है कि आज ये हमें करना है और इस तरीके से करना है। तो जो वक्त हमें सोचने में व्यतीत करते हैं, दूसरे की सुनने में व्यतीत करते हैं, हम उसको एक्चुअली कार्य में प्रणीत कर सकते हैं, हम उस तरीके से उसे बढ़ा सकते हैं। तो हमारा समय काफ़ी बचता है, नंबर 1। नंबर 2, हमारी क्वालिटी, हमारी एफिशिएंसी बढ़ जाती है। और जब एफिशिएंसी बढ़ जाती है तो ऑब्वियसली लोग भी हमें पसंद करेंगे, और जो समय बचता है इससे, फिर उसे हम उसको सही जगह उपयोग कर सकते हैं। मित्रों के साथ समय हम बिता सकते हैं। शाम तक, कई बार होता है कि शाम तक 5-6 बजे तक इतने थक जाते हैं कि कुछ करने लायक नहीं बचते, लगता है बस घर जाएं, अब सो जाएं और कुछ नहीं करना मुझे आज। लेकिन इस समय में अगर हमारे अंदर की ऊर्जा हमारे पास है, कुछ और करने की ऊर्जा है, तो हम शाम को भी उतनी ही तरीके से हम कार्य कर पाएंगे, अपना समय दे पाएंगे लोगों को, जो हम चाहते हैं, हमेशा चाहते हैं, और तभी हम उसको लिविंग कर सकते हैं। हमारे सोसाइटी में, इस समाज को हुआ क्या है? हम देख रहे हैं डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंग्जाइटी को लेके इतने बातचीत होने के बावजूद भी लोग उसमें रहते हैं, खास करके युवा पीढ़ी उसमें रहते हैं। बहुत जब युवक थे तब जुड़े थे संस्थान के साथ, 2001 के आसपास आप जुड़े थे, अभी 2.5 दशक हो चुका है। तो आपने ये ट्रांजिशन पीरियड देखा भी है, जिया भी है। आप तो एक राह पे निकल गए, लेकिन बाकी युवा क्यों नहीं निकल पाते? हमारी पीढ़ी ऐसी हुई है, आपकी और हमारी पीढ़ी, जो कि फ़ोन, लैंडलाइन फ़ोन भी यूज़ किए हैं, और उसके बाद कैसे ट्रांजिशन हुई, पेजर और फिर फ़ोन, मोबाइल फ़ोन्स, और बड़े से बड़ा फ़ोन, छोटे से छोटा फ़ोन, वो होता चला गया, जहाँ पे कनेक्टिविटी तो बढ़ गई, लेकिन आपस की कनेक्टिविटी कहीं ना कहीं टूट गई है। देखिए, ये जब टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होती है, इससे हम दूर तो नहीं भाग सकते, और कोविड के दौरान ये और ज़्यादा हमारे जीवन में आ गया। जब कहीं जा नहीं सकते थे तो लोग फ़ोन में ज़्यादा बिजी हो गए, फ़ोन के द्वारा कंटेंट्स और ज़्यादा हमें मिलने शुरू हो गए, हमने खुद बनाना शुरू किया दूसरों के लिए, खुद को एक्नॉलेज करवाने के लिए। तो एक आइडेंटिटी हर कोई चाहता है कि मैं कुछ अलग बनूं,
जब एक युवा होता है तो अपनी एक आइडेंटिटी बनाना चाहता है। कंटेंट मेकिंग, वीडियो, यूट्यूब एक माध्यम है। इंस्टाग्राम में हम डालते हैं और कितने लाइक्स मिले हम बार बार देखना चाहते हैं, लोग हमें एक्नॉलेज करें, ऐसा सबकी वो इच्छा तो है। दूसरा कर रहा है, मेरे दोस्त कर रहे हैं तो मैं क्यों ना करूं। तो ये कंपटीशन है, ये रहेगा। और ये समाज बदलता है, समय के अनुसार समाज बदलता है। आज से 100 साल पहले जो हमारे बुजुर्ग कोई होंगे वो बोलेंगे कि अरे ये तो अभी ऐसा हो गया, पहले तो वैसा था। समाज का बदलाव हमेशा रहेगा और होता रहेगा, हम उसको रोक नहीं पाएंगे। लेकिन इसमें मुख्य बात यह है कि हमारी जो ट्रेडिशन है, हमारी जो परंपराएं हैं, हमारे जो संस्कार हैं, उसे हमें पकड़ना पड़ेगा। आज के युवा, हम ये नहीं बोलेंगे कि वो पता नहीं है, कंटेंट जैसे बनते हैं उनके पास इंफॉर्मेशन है, क्या होते हैं संस्कार, क्या होते हैं हमारी ट्रेडिशंस, क्या है हमारी कल्चर, क्या है उसके बारे में। अगर आप देखेंगे विगत 5-6-10 वर्षों में युवा वर्ग में अपने ट्रेडिशंस के प्रति जुड़ाव बहुत आया है। वो समझना शुरू किए हैं कि हमारा रूट कहाँ है, हमारा कैसा होनी चाहिए। ये तो पता हो गया, लेकिन कैसे करें वो कोई बता नहीं रहा है। हमारे स्कूल्स में, फैमिलीज में अपने मन को कैसे हैंडल करें कोई नहीं बता पाता है। और ये बहुत बड़ी परेशानी जो निकल के आ रही, जैसे आप बोले डिप्रेशन, एंजाइटी, ये सब निकल के आती है जब हम कैसे अपने मन को कैसे हैंडल करें कोई हमें सिखाता नहीं। और बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं जो सुसाइड्स भी कर रहे हैं। जी, आजकल 5-6-7 साल के वर्षों के बच्चे बोलते हैं मैं स्ट्रेस्ड हूँ। मुझे नहीं याद है कि जब हम लोग 15-20 साल के या फिर जब कॉलेज में आए तब समझ में आया कि स्ट्रेस कुछ कहते भी हैं। डिप्रेशन एक वर्ड पिछले शायद 10-15 वर्षों में ही हमने ज़्यादा इसका क्या बोलते हैं, बॉम्ब फटा है। जैसे डिप्रेशन, एंजाइटी, हर दूसरा तीसरा व्यक्ति बोलते हैं मैं डिप्रेस्ड हूँ। ये बार बार बोल के एक तो ज़्यादा वो हो जाता है। तो इसको इस समय में बहुत आवश्यक है अपने मन को हैंडल करना, अपने मन को समझना कि हम कर क्या रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, जो कर रहे हैं वो कर क्यों रहे हैं। इसलिए योग और ध्यान का बहुत मुख्य इसमें रोल आता है, जहाँ पे हम कुछ देर बैठें। हम ये नहीं कहते कि जाके आप हिमालय में जाके बैठो, हिमालय में कुछ नहीं, बर्फ ही है। वहाँ भी जाके जो लोग कर रहे हैं वही ध्यान ही कर रहे हैं। तो हम जहाँ पे हैं वहाँ कैसे बैठ के हम कुछ देर अपने आप को, मन को कैसे साफ करें। हम डेंटल हाइजीन की बात करते हैं, हर दिन हम अपना मुख वॉश करते हैं, लेकिन मन को कैसे साफ करें, मन को भी साफ करना जरूरी है। हम इतने सारे कंटेंट, इंफॉर्मेशन हमारे, जैसे कैमरा आज अभी शूट कर रही है, इसके ऊपर लोड हो रहा है, कहीं स्टोर हो रही है। हमारे मन में कितना कुछ लोड हो रहा है, हम आते जाते सुनते, लोगों से मिलते, स्टोर हुआ चला जा रहा है। बोलेंगे डिलीट नहीं करते तो हैंग तो होगा ही। हैंग तो होगा ही, एग्जैक्टली। तो हैंग तो होगा ही। तो इस हैंग से कैसे निकले? ये जो हैंग हो रहा है, बफरिंग हो रही है, कुछ सोचना चाहते हैं लेकिन वो सोच नहीं पा रहे, ये बफरिंग चल रही है। इससे कैसे निकले? बस एक ही तरीका है, थोड़ी देर, 20 मिनट, आधा घंटा अगर हम अपने साथ बैठते हैं, थोड़े श्वास की प्रक्रिया करते हैं। जैसे आर्ट ऑफ लिविंग मुख्यतः है श्वास की प्रक्रिया। अगर आपको बोले आप श्वास लेते हैं, आप बोलेंगे श्वास, अभी आपने बोला तो अटेंशन गया। श्वास और मन का बहुत जबरदस्त कनेक्शन है। आप देखेंगे, आप जब गुस्सा होते हैं तो आपकी श्वास एक पर्टिकुलर एक गति से चलती है, अच्छा, बढ़ जाता है। जब दुखी होते हैं तो लंबी श्वासें लेते हैं, जब खुश होते हैं तो पता ही नहीं चलता श्वास ले भी रहे हैं। तो अलग अलग इमोशंस के साथ श्वास जुड़ा हुआ है। अब इमोशंस को तो आप कैसे कंट्रोल करोगे? मन से मन को तो कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। ऐसा है, मैं आपको बोलूं आंखें बंद करके, आप ये मत सोचना कि बंदर कूद रहे, आपके मन में बंदर कूदता हुआ ही आएगा। तो इससे निकलने का तरीका क्या है? तो श्वास एक कनेक्शन है उस मन के साथ। अगर हम अपने श्वास को आयाम करें, कंट्रोल करें, तो हम अपने मन को भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये पूरी आर्ट ऑफ लिविंग जो इसमें क्रियाएं करवाते हैं, ये पूरी उसी तरफ है कि हम अपने मन को कैसे कंट्रोल करें, अपने हाथ में उसकी जो रेंज है, उसकी जो पकड़ है, अपने हाथ में रखें, ताकि जैसा हम चाहते हैं वैसा मन बिहेव करे। और मन अगर हाथ में आ गया तो दुनिया जीतना कोई मुश्किल काम नहीं है, वो कोई भी, हर युवा कर सकता है। और यही हमारा प्रेरणा है गुरुदेव के तरफ से। इसी तरीके से अपने शिशु यूनिवर्सिटी में हर बच्चे को हम वो सिखाते हैं। जैसे ही इंडक्शन होता है, फर्स्ट वीक पहले आप सीखो अपने मन को कैसे हैंडल करो, तब आप बाकी चीज़ें सीखो।
ताकि आप अपने जीवन में कुछ करना है, कुछ नया करना है, एक अच्छे व्यक्तित्व बनाना है। व्यक्तित्व कैसे बनेगा? केवल किताबें पढ़ के तो होगी नहीं। हमारे अंदर क्या चल रहा है उसको हम कैसे मैनेज करें, उसको हैंडल करें, मैनिपुलेट करके हम बेटर ह्यूमन बीइंग बने। यही तो हम सब चाहते हैं, लेकिन बने कैसे? बनने की तरीका, यही आर्ट ऑफ लिविंग है और यही हम सिखाते हैं बच्चों को भी। चाहे वो एक 8 साल का बच्चा है, चाहे वो कोई 80 साल के बुजुर्ग है, हम हर किसी को यही तरीका सिखाते हैं कि कैसे अपने मन को हैंडल करें। नहीं, आजकल हम ये भी देखते हैं कि बच्चों को इस रेस में कहीं ना कहीं किताबों के बोझ तले दबाया दिया जाता है और उनसे मांग और उम्मीद ये रखा जाता है अभिभावकों के तरफ से कि आप अच्छे नंबर से पास हो, अच्छे नंबर लेके आए तो आगे चल के कुछ होगा, आपका संसार के इस बाजार में आपका भाव बढ़ेगा। ये सारी चीज़ें हैं ना। जी। तो जो शिक्षा प्रणाली कभी था हमारा जो पारंपरिक शिक्षा पद्धति था और आज का जो है, क्या परिवर्तन है? परिवर्तन तो बहुत है, लेकिन क्या परिवर्तन है जो कि आजकल के बच्चों को बोझ तले दबाया जा रहा है? एक और दोनों का सम्मिश्रण कैसे हो सकता है? बीइंग इन द श्री श्री यूनिवर्सिटी, इट्स अ वेरी गुड एग्जाम्पल हम बोल सकते हैं। जो पारंपरिक शिक्षा पद्धति है और जो मॉडर्न एजुकेशन है, ये दोनों को मिला जुला के कैसे आगे बढ़ा जा सकता है? तो वो थोड़ा उसका मूलाधार आपसे समझने की कोशिश करते हैं। जी, ऐसा आपने सही कहा कि इंफॉर्मेशन है ना बच्चों पे, कि 10 किताबें पढ़ो। पेरेंट्स भी बोलते हैं 10 तो आपको स्कूल पढ़ाते हैं, 2-3 एक्स्ट्रा पढ़ो ताकि तुम्हें और इन्फॉर्मेशन हो, तुमको ज़्यादा जानकारी हो। जानकारी तो मिल रही थी। आज से अगर मैं बोलूँ 8-10 साल पहले 5-6 साल पहले की बात करें, ऐसे ही हमारी परंपरा ऐसी बन गई, इस तरीके की एजुकेशन सिस्टम बन गई जिसमें जो हमारी गुरुकुल सिस्टम ऑफ एजुकेशन जो चल रही थी वो बदल के क्लास में इंफॉर्मेशन दो और यही पढ़ाओ और ऐसे ही जाओ। लेकिन थैंक्स टू NEP 2020 बहुत सारे हमारे जो एजुकेशनिस्ट्स जिन्होंने इस प्रॉब्लम को समझा, जब 2020 में ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई, ये बहुत बड़ा एक रेवोल्यूशन है। बहुत लोग अभी समझ नहीं पाए, ये अभी और इवॉल्व हो रहा है। इसमें मुख्य उद्देश्य दिया गया कि स्किलिंग, बच्चे को इन्फॉर्मेशन जो पता है उसको प्रैक्टिकली कैसे वो यूज़ कर पाए, प्रैक्टिकली इन्वॉल्व हो पाए। इसीलिए अब हायर एजुकेशन में इंडस्ट्री कोलैबोरेशंस, गवर्नमेंट बोले इंडस्ट्री कोलैबोरेशंस करवाओ आप अपने कैंपस में, अपने बच्चों को वो एक्सपोजर देना बहुत इंपॉर्टेंट है। जो कंपनी में चल रही है, इंडस्ट्री में जो चल रही है, बच्चे बिल्कुल उससे, जब हम पढ़ के निकले, जब बाहर गए इंडस्ट्री में तो बिल्कुल अलग ही माहौल था। तो उसको कनेक्ट करने के लिए काफ़ी बदलाव आ रही है, फॉर श्योर आ रही है और बहुत हेल्पफुल भी होगा। लेकिन साथ साथ में अपने संस्कारों के प्रति भी जुड़ाव होना बहुत ज़रूरी है। हम उसी चीज़ को एक अपनी जो नॉलेज सिस्टम, इंडियन नॉलेज सिस्टम पे भी काफ़ी, गवर्नमेंट भी काफ़ी उसके तरफ प्रेरणा दे रही है और लोग भी, जो प्रोफेसर्स हैं वो भी इसकी महत्वता समझ रहे हैं। इसीलिए आप देखेंगे साइंस में अब वैदिक मैथमेटिक्स, जो लोग जानते नहीं, तो वैदिक मैथमेटिक्स इन्वॉल्व हो रही है। वास्तुशास्त्र, अब आर्किटेक्चर, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, सब में इन्वॉल्व काफ़ी आप देखेंगे। हर कोई बात करता है मेरे घर में वास्तु कैसा हो। तो ये जब डिमांड बढ़ता है तो वैसे ही उसी तरीके से इंडस्ट्री भी उसी प्रकार बढ़ती है। लोगों के अंदर जागरूकता है। अब है कि इसको समय लगता है। जो हम 100 साल पहले, 70-80 साल पहले, 100 साल पहले जो मिट चुका, जो खत्म हो गया, उसको फिर से लेके आना में समय लगेगा। यस, लेकिन अच्छी बात यह है कि हमारे एजुकेशनिस्ट, हायर एजुकेशन में हर कोई उसके तरफ प्रेरित है और करना चाहते हैं। सरकार भी करना चाह रही है और लोग भी करना चाह रहे हैं और बच्चों में भी एक उत्सुकता है कि क्या है हमारा। आज हम एरोप्लेन और फाइटर प्लेन्स के बारे में काफ़ी सुनने में आता है, लेकिन क्या हमारे एंशिएंट बुक्स में था? वो था। अब उसको फिर से वापस कैसे लेके आए? अमेजिंग। हमारे जो संहिता है, सुश्रुत संहिता, आयुर्वेद, ये सब में हर तरीके का ऑपरेशन से लेके, सर्जरी से लेके दवाइयों तक हर चीज़ का निदान है।
अब उसको फिर से वापस उसी तरीके से स्थापित करने की कोशिश की जा रही है, जिसमें शिशु यूनिवर्सिटी, गुरुदेव श्री रविशंकर जी वो बार बार हर जगह, हर फोरम में 188 से ऊपर देशों में वो जाते हैं, गए हैं, और इसी चीज़ को कि हम आयुर्वेद को अपने ज्ञान परंपरा की, हमारी जो परंपरा है उसमें जो ज्ञान सूचनाएं हैं, जो ज्ञान सिद्धियां हैं, उसको हम कैसे लोगों तक पहुंच पाएं, ये बहुत आवश्यक है। और वही हो रहा है, लेकिन इसको और तेज करने की आवश्यकता है। लेकिन हम ये भी तो देख रहे हैं कि आजकल के जो थोड़े मिडिल क्लास से ऊपर वाले पेरेंट्स हैं, जो ठीक ठाक कमा लेते हैं या फिर बहुत अच्छा कमा जी, लेते हैं, जी। उनका विदेशी एजुकेशन सिस्टम पे ज़्यादा भरोसा है। वो उस तरीके से उस स्कूलों में अपने बच्चों को भेजते हैं जहाँ पे हमारे पारंपरिक शिक्षा पद्धति को फॉलो नहीं किया जाता। जी। और एक मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम पे, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि वो गलत है, मैं बोल रहा हूँ कि वो जो मंशा है उस मंशे का क्या किया जाए, क्योंकि वो भी तो समाज के एक बहुत बड़े तबके हैं, बहुत बड़ा हिस्सा है। जी जी, बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ऐसा हो रहा है। इसीलिए ये जो ज्ञान परंपरा जो हम बात कर रहे हैं आज, ऐसा जो इन्फॉर्मेशन जो हम आज बात करें, वो लोगों तक, पेरेंट्स तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है। देखिए, पेरेंट्स जो बोलेंगे स्कूल को फॉलो करना पड़ेगा। तो अगर पेरेंट्स अगर बोलेंगे कि हमारे बच्चों को इस तरीके का इंफॉर्मेशन, इस तरीके की पढ़ाई आवश्यकता है, स्कूल को फॉलो करना पड़ेगा, तो इसीलिए पेरेंट्स को जागरूक होने की आवश्यकता, और जो हो रहे हैं काफ़ी सारे पेरेंट्स। अभी हमारे शिशु यूनिवर्सिटी में हमने समर कैंप किया। समर कैंप में बच्चों को लेके आए हम, बच्चे जो स्कूल्स से हैं, जो क्लास 5, 6, 7, 8, 9, 10। मैंने पेरेंट्स की उत्सुकता देखी कि क्या वो चैंटिंग सीखें, वो थोड़ा ध्यान करना सीखें, वो हमारी जो कहानियां हैं, पुराणों में क्या कहानियां हैं उसके बारे में जाने, वो उत्सुकता उनके तरफ से देखी मैंने। तो इस तरीके से हमारे इसी चीज़ को चेष्टा में रखते हुए ये चेष्टा की गई कि हम श्री श्री एकेडमी, इस शिशु यूनिवर्सिटी में KG to PG कहते हैं, KG to PG यानी कि KG से लेके PG तक हर कुछ पढ़ाई कर सकते हो आप। तो हमने वहाँ पे इस तरीके से वो पूरी पाठशाला इस तरीके की बनाई गई है ताकि वो चैंटिंग भी सीखे, वो मॉडर्न लैब्स भी जाने, कंप्यूटर में आज जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो भी जाने, वो उपनयन करके ध्यान करना भी सीखें, ताकि मन के हम एफिशिएंट बना सके, हमारे जो अंदर जो न्यूरो सिस्टम है उसको और एफिशिएंट बना सके। तो ये हो रही है, लेकिन और जागरूकता की आवश्यकता है। देखिए, किसी समय में हम लोग समझते थे नूडल्स ये सब जो खाते थे, सब लोग बोलते थे अरे बड़ा अच्छा है, बड़ा अच्छा है। आपके अलग अलग दुकानें लगनी शुरू हो गई, संसार में सब कुछ होना शुरू। लेकिन आज के डेट में पेरेंट्स समझते हैं, बच्चों को मना करते हैं कि नहीं ये नहीं खाना। क्यों? क्योंकि इसके जो नेगेटिव एस्पेक्ट है उनको समझ में आना शुरू हो गया कि जब वो खाते हैं तो कैसे हमारी पेट में इतनी परेशानियां शुरू हो जाती हैं, उनका पूरा मेटाबॉलिज्म खराब हो जाता है। जब ये इन्फॉर्मेशन उन तक पहुंची, समझ में आया, तो उन्होंने इसको चेंज भी करना शुरू किया है। पहले आप देखोगे बहुत सारे टिफ़िन में सैंडविचेस भेज देते थे, बिस्किट भेज देते, लेकिन आज आप देखेंगे पेरेंट्स ज़्यादा इसके तरफ जागरूक हैं। वो बोलते नहीं, हमारे बच्चों को ऐसी चीज़ हम नहीं खिलाएंगे जिससे ऐसी कोई परेशानी बाद में हो सके। तो जागरूकता हो रही है, लेकिन काफ़ी हम सबको इसमें जुड़ने की आवश्यकता है, जन जन तक फैलाने की बहुत आवश्यकता है। जी, आपके बारे में थोड़ा जानते हैं, थोड़ा सवाल भी व्यक्तिगत रहेगा। कब से आप जुड़े इस सफ़र के साथ और कहाँ से आपको ये मनोवांछा हुआ कि नहीं यही ज़िंदगी का सफ़र होना चाहिए, या गुरुदेव के संस्पर्श में आप आए? कैसे शुरू हुआ? क्या आपका नाम था उससे पहले? हाँ, नाम जो इसको पूर्वाश्रम कहते हैं, पूर्वाश्रम में रोहित नाम हुआ करता था। और जब मैं अपनी इंजीनियरिंग कर रहा था तो तभी ये प्रोग्राम आर्ट ऑफ लिविंग इंट्रोड्यूस हुआ हमारे कॉलेज में। मैं 3rd ईयर में हुआ तभी था, और तभी एज अ युवा वो 3rd ईयर ना बड़ा ही उत्सुकता वाला होता है। करेंगे क्या, पढ़ाई तो ख़त्म होने वाली है 1 साल में, क्या होगा, जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी, कहाँ करेंगे, क्या करेंगे, जीवन में क्या करने आए हैं। बहुत सारी ये उधेड़ बुन में मन फंसा हुआ था। तभी ये प्रोग्राम इंट्रोड्यूस हुआ, किया, मन बहुत शांत हो गया। मन में जो लगा कि हाँ
कहीं तो एक स्थिरता आ गई, जो चाहिए था शायद मिल गया। फिर उसी दौरान मुझे कुछ सेवा एक्टिविटीज़ में जुड़ने का मौका मिला। झारखंड से जो पूर्वाश्रम है मेरा झारखंड में है, जमशेदपुर, तो उसके आसपास घाटशिला डुमरिया एरिया था जहाँ पे काफ़ी नक्सल मूवमेंट हुआ करता था। और तो एक तभी एक ट्राइबल एरियाज़ में फ्री स्कूल का एक गुरुदेव ने एक उद्देश्य दिया कि आप लोग वहाँ पे जाके फ्री स्कूल्स बनाए ताकि बच्चे पढ़ें, क्योंकि ट्राइबल एरिया में कोई स्कूल्स नहीं थे तभी, बहुत ही पिछड़ा एरिया था। तो हमने वो जाके, मैं जुड़ जाता था हर सैटरडे संडे को, जब भी मुझे फ्री होता था मैं टीम के साथ जुड़ जाता था। और बहुत ही अद्भुत एक एक्सपीरियंस रहा कि कैसे सेवा करके हम लोगों के जीवन में एक उत्साह लेके आ पा रहे हैं, उनके जीवन में एक उत्सव लेके आ पा रहे हैं, जहाँ पे ध्यान तो सिखाते थे लेकिन कुछ वॉलंटरी एक्टिविटीज़ कराते थे, उनको उनके गांव के लोगों को ही लेके कि स्कूल बनाते थे और वहीं के किसी व्यक्ति को हम वहाँ के टीचर नियुक्त करते थे। और इस प्रकार हमने फर्स्ट जनरेशन जो बच्चे थे उनको हमने हेल्प करना शुरू किया। आज भी वो स्कूल्स चल रहे हैं वहाँ पे। तो बड़ा ही एक जीवन का उद्देश्य समझ में आया कि जीवन का उद्देश्य केवल, ठीक है जॉब मिलना, शादी हुई, बच्चे हुए, फिर तो मर जाएंगे, फिर तो बहुत सा ऐसे ही कर रहे हैं, ये तो जीवन का उद्देश्य नहीं हो सकता। वहाँ से एक प्रेरणा मिली और फिर गुरुदेव से मिले हम ऋषिकेश में 2002 में। थोड़ा उसके बारे में विस्तार से बताइए, जो पहला आपका साक्षात उनके सामने जाना हुआ, जब आप पहली बार देखे, जी। तो वो वाले जो आपके खुद के जो अभिज्ञता है, एक्सपीरियंसेस है, थोड़ा उसको विस्तार से बताइए। क्या था वो ऋषिकेश वाला दर्शन? हाँ, फर्स्ट टाइम ऋषिकेश पहुंचे तो गुरुदेव के बारे में जानते थे, मानना शायद कम ही था, और बहुत युवा थे, 20 साल के होंगे तभी, 20-21 साल के। तो एक हरिद्वार ऋषिकेश की एक अलग छाप तो थी। गुरुदेव से मुलाकात होगी, वो बहुत ज़्यादा नहीं था कि हाँ ठीक है होगी, करेंगे, वहाँ प्रोग्राम है, वहाँ भी प्रोग्राम करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे और घूम के आ जाएंगे। गए, जो प्रोग्राम था हमारा साइलेंस प्रोग्राम होता है, 4-5 दिन का प्रोग्राम होता है, तो उसमें 3-4 दिन का प्रोग्राम था, साथ में होली वगैरह भी थी, शिवरात्रि और होली साथ में। 1 महीने गुरुदेव वहाँ रहते थे ऋषिकेश में। फर्स्ट डे सत्संग होता है, हर दिन वहाँ सत्संग। गुरुदेव नहीं थे शुरू के 1 दिन, नहीं थे, फिर उसके बाद आए, सत्संग हुई। सत्संग में मैं पीछे कहीं बैठा था, हज़ारों लोग थे, और गुरुदेव पहुँचे स्टेज पे। एक सुंदर सी आवाज़ जो आती है, हूँ, ये आवाज़ कई सारे चीज़ें अंदर खोल के रख दी। हूँ, मैं हूँ, तुम कैसे हो, हूँ, कैसा चल रहा है, ये सारा एक हूँ में सारे प्रश्न और उत्तर दोनों मिलते चले गए। तो एक अद्भुत एक वातावरण, लोग खुश हैं, चारों तरफ लोग गा रहे हैं, नाच रहे हैं, एक उत्सव, एक ऐसी उत्साह लोगों में पहले कभी नहीं देखी थी। देख के लगा अरे वाह, बस उसी में जैसे लगा कि जैसे एक सागर में एक वेव जो मिलती है, वैसा लगा कि मिल गए। और जब उनसे गुरुदेव हर किसी से आज भी मिलते हैं, जो भी आश्रम में जाते हैं, प्रोग्राम्स होते हैं, गुरुदेव हर किसी से एक एक करके मिलते हैं। तो वो फिर एक दिन, तीसरे दिन फिर गुरुदेव मिल रहे थे। उन्होंने पूछा, हाँ क्या, मतलब गुरुदेव उत्साहपूर्वक, मैं भी था कि गुरुदेव मैं सेवा करना चाहता हूँ, क्योंकि ये ट्राइबल स्कूल से तो मैं जुड़ा ही हुआ था। मुझे बोले हाँ ठीक है, क्या पढ़ाई कर रहे हो? मैंने बताया ऐसे पढ़ाई कर रहा हूँ। अच्छा ठीक है, हाँ करो। मैं घर गया, घर में अपने माता पिता को बड़ी मुश्किल से बताया कि अब तो मैं जा रहा हूँ सेवा करने, अब तो मैं जा रहा हूँ। वो बड़े परेशान हो गए, अरे 1 साल बाकी है, अभी तो ख़त्म करो, नहीं तो फिर क्या करोगे? नहीं, उनको लगा 1 साल में भूत उतर जाएगा शायद। तो मैंने बोला ठीक है, मैं पढ़ाई ख़त्म करता हूँ, फिर उसके बाद आपने बोला है तो मैं चला जाऊँगा। उनको लगा शायद 1 साल में शायद ख़त्म हो जाए, लेकिन ऐसा हुआ तो नहीं। 1 साल जैसे ही ख़त्म हुई, मेरी डिग्री ख़त्म हुई, मैंने बोला मैं तो चला। अब वो काफ़ी परेशान हुए
लेकिन मैं बहुत ही अभिभूत हूँ अपने माता पिता के इस आशीर्वाद से कि उन्होंने मुझे वो जाने दिया। और जो एक कॉलिंग थी कि जीवन ये नहीं हो सकता, कुछ और है। जब मैं आश्रम पहुंचा बैंगलोर फर्स्ट डे, लगा कि घर आ गया। अब और कुछ ना जानने की ना कुछ करने की आवश्यकता है, बस जो मिलना था वो मिल गया, जो जानना था वो जान लिया। बस मैं हूँ, अब जो गुरुदेव जैसे चाहेंगे जीवन में बस वैसे ही चलते रहना है, और उसी प्रकार चल रही है आज तक। माता पिता बहुत परेशान हो जाते हैं जी। हमारे नित्य जीवन में आजकल के। अगर कोई बच्चा, जैसे आपने बोला कि उठ के ये बोले कि मैं तो जा रहा हूँ, तो वो परेशान होना स्वाभाविक है। लेकिन इसके बारे में आप हमारे इस पॉडकास्ट के थ्रू उन सारे अभिभावकों को क्या बोलना चाहेंगे? आपका क्या परामर्श रहेगा उन सबको? क्योंकि अगर बहुत सारे बच्चे ऐसे अपने लिए कोई राह चुनते हैं तो वो थोड़ा अलग नज़रिए से तो देखा जाता है हमारे समाज में उसको। जी, आपने सही बोला। समाज में मैंने ये देखा है, और भी हमारे मित्र हैं जो हर इसी प्रोसेस से गुजरते हैं। अपने परिवार से ज़्यादा समाज ज़्यादा परेशान होता है। जो माता पिता फैमिली को आके बोलता है, अरे ये क्या कर रहा है आपका बेटा, कहाँ चला गया, क्यों चला गया, और क्या कर रहे। क्योंकि बेटे के लिए वो परेशानी नहीं बेटे के है, लिए उनके सपनों के लिए वो परेशानी है, उनका सपना टूट रहा है। उनका सपना टूट रहा है। ऐसे कैसे चला सकता है, ऐसे कैसे हो सकता है। तो इसके कारण जो परिवार भी समझता है, हाँ ऐसा कैसे हो रहा है, हमें तो सब ठीक लग रहा है, लेकिन ये बोल रहे हैं तो हाँ कुछ तो गड़बड़ होगा। फिर वो आके बोलते नहीं ऐसा नहीं करना, देखो लोग क्या बोलेंगे। देखिए, एक कॉलिंग है। जब एक, मैं तो इस तरीके से प्रस्तुत करूंगा, आपका बच्चा यूएस जाता है पढ़ाई करने कमाने के लिए, आप उसको तो जाने देते हो, लेकिन क्या अगर आपका बच्चा इस संसार में कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहता है, एक अध्यात्म को अपने जीवन में लेके आना चाहता है और लोगों के चेहरों पे मुस्कान लाना चाहता है, तो क्या गलत है, जाने दे। देखिए, अगर उसका जीवन में उसी तरह से प्रेरणा है, अगर उस तरीके का उत्साह है, तो वो ज़रूर आगे बढ़ेगा। अगर नहीं है तो अपने आप समय के अनुसार वो वापस भी आएगा। इसलिए थोड़ी सी आध्यात्म तो हर किसी के जीवन में होनी ही चाहिए। यही हमारी गुरुकुल परंपरा, क्या गुरुकुल परंपरा, यही तो परंपरा थी। हर जो 16 संस्कार है, 16 संस्कार हर किसी को करना होता था। गर्भाधान से लेके मृत्यु तक 16 संस्कार हम जिसकी बात करते हैं, हर संस्कार में हर जगह पे एक यही चीज बताई जाती थी। जो भी बच्चा जन्म होता था कि तुम्हारा इस जीवन में आने का उद्देश्य मुक्त होना है, इस संसार में फंसना नहीं है, फंसना नहीं, तुम भी मुक्त होना। और माता पिता कहते थे हमें भी मुक्त करवा देना। बस ये संस्कार, यही थॉट तो हर किसी में देना है, और इसी से जीवन बहुत ही संतुष्ट हो जाएगा, बहुत ही लाइट हो जाएगा। बहुत हैवीनेस हम लेके चलते हैं कि कंधों पे इतना भार लेके चलते, पता नहीं क्या जीवन है। बहुत लोग सुनेंगे स्ट्रगल है जीवन, नहीं, लोगों स्ट्रगल को है। ये लगता है, मैं तो इस दर्शन में मानता हूँ कि लोगों को ये लगता है कि ये अपना घर है, यहाँ रहना है, किसी का घर ये नहीं है, आप सब मेहमान हैं, निकल जाना है। तो जिंदगी को जीना है। और वही जो बात आप कर रहे थे, इतने बोझ लेके चलते हैं। यही तो माया है। हर दिन देखते हैं लोगों को जाते हुए। कोविड में हर घर में, हर घर के आसपास कोई ना कोई जाते हुए लोगों ने देखा है। लेकिन आप देखिए, मुश्किल से 2-3 साल ही तो हुए, सब भूल गए। गए। हर किसी को लगता है वो जाएगा, मैं शायद रहूंगा यहाँ पे, जो है नहीं। इसी को माया कहते हैं। लेकिन इस माया को, ये जो मैट्रिक्स जिसको कह सकते हैं, इसको तोड़ने की आवश्यकता है। इसको तोड़ना, इसको जानना, तोड़ना नहीं मैं कहूँगा, जानना बहुत आवश्यकता है। तोड़ तो नहीं सकते, क्योंकि ये भी जगन्नाथ जी का, भगवान का ही एक रूप है, माया भी उन्हीं का रूप है। तो तोड़ नहीं सकते, बस इसको जान सकते हैं, जानना है और प्रार्थना करना है कि इससे मुक्ति मिल जाए और ये हमें इससे निकाल दे। जी, तो कैसे निकले, आगे कैसे बढ़े? आपको क्या लगता है, योग एक उचित माध्यम है इससे निकलने का, या मन को शांत करने का, आगे बढ़ने के लिए? बिल्कुल। कृष्ण बार बार पूरी गीता में, बार बार हर चैप्टर में अलग अलग तरीके से अर्जुन को यही कहते हैं कि ध्यान योग, कर्म योग। अच्छा, हाँ, एक चीज़ मैं आपको थोड़ा टोक रहा हूँ।
ये योग को थोड़ा समझाइए, क्योंकि लोगों को लगता है शायद थोड़ा शारीरिक क्रिया करना ही, जो जो चीज़ें वो जी उन्होंने जी जी। पिक्चर में, मूवीज़ में या वीडियोस में देखा है वही योग है। और जो आप ध्यान योग के बात कर रहे हैं, ज्ञान योग के बात कर रहे हैं, तो थोड़ा वो तो बहुत गहरी चीज़ है। लेकिन योग है क्या? क्या सिर्फ शारीरिक कुछ चीज़ें, कुछ एक्सरसाइज करना, अपने शरीर को जानना, अपने आत्मा को पहचानना, यही योग है? या ये योग इससे भी कुछ ज़्यादा है, कुछ गहरा है? नॉर्मली अभी के समाज में काफ़ी सारे अलग अलग योग के नाम से बेचे जा रहे हैं, हाँ जी। जो कि वो योग नहीं है। जिम्नास्टिक्स ज़्यादा लगती है, योग तो कहीं दिखती नहीं है। योग के लिए सबसे बड़ा ग्रंथ जो लोग फॉलो करते हैं वो है पतंजलि योग सूत्र। पतंजलि योग सूत्र में मात्र 2 सूत्र ही हैं जो आसन के ऊपर हैं, बाकी सब अलग है। तो आसन एक बहुत छोटा पार्ट है। अष्टांग योग की बात करते हैं, अष्टांग योग में बस एक ही है आसन, बाकी 7 चीजें लोग भूल गए। तो योग अर्थात जोड़ना। किसको जोड़ना है? हमारे मन, बुद्धि, अहंकार जो अलग अलग लेवल्स पे हैं। गुरुदेव इसको बहुत ही डिटेल में बात की है, 7 लेयर्स की बात की है। शरीर एक लेयर है, एक लेवल है। श्वास दूसरा, थर्ड माइंड, हमारा मन, चौथा इंटेलेक्ट, बुद्धि, फिफ्थ मेमोरी, सिक्स्थ ईगो एंड सेवेंथ इज सोल, सेल्फ। इस सब को जोड़ना है। इस सब को जोड़ने का जो माध्यम है, डेस्टिनी भी वही है और जो रास्ता है दोनों ही योग है। क्यों? इसको जोड़ने की जो माध्यम है, कैसे जोड़े, जो भी प्रक्रिया हमारे संतों ने सिखाई है, गुरुदेव सिखा रहे हैं और बहुत संत सिखा रहे हैं, जोड़ने का, कि इस सब को जोड़ना है। क्योंकि सब बिखरा हुआ है, मन कहीं और है, बुद्धि कहीं और है, शरीर कहीं और चल रहा है, श्वास की गति कुछ और चल रही है। हम खुद के आइडेंटिटीज बना के कि मैं ये हूं और वो हूं, उसमें ही लगे हुए हैं। तो सब बिखरा हुआ है, और बिखरा हुआ मन कभी भी ना खुद के लिए ना किसी और के लिए कुछ नहीं कर सकता। इस बिखराव को जो जोड़ता है वही योग है। और उसके अलग अलग तरीके हो सकते हैं, कर्म के द्वारा हो सकते हैं, ध्यान के द्वारा हो सकते हैं, भक्ति के द्वारा हो सकते हैं, राजयोग भी है। तो अलग अलग माध्यम से कृष्ण ने बताया है कि तुम ये करो, चलो ये नहीं कर सकते, चलो ये करो, ये नहीं कर सकते, चलो ये करो। किसी ना किसी तरीके से जुड़ो, खुद को जोड़ो, क्योंकि जब तक खुद को जोड़ नहीं सकते बिखरे हुए रहोगे। तो यही, इसी को योग कहते हैं। योग का मुख्य उद्देश्य, कहते हैं कि योग आने वाले जो दुखों को निवारण कर सके। अब नॉर्मली जब दुखी होते हैं लोग मंदिर जाते हैं या डॉक्टर के पास जाते हैं या कुछ और करने में लग जाते हैं, लेकिन अगर वो दुख आए ही ना, उसके लिए क्या करें? तो योग वही करता है। क्या करता है? आने वाले दुख से निवृत्ति करवा देता है। तो योग की जो अलग अलग तरीका है, हमें पतंजलि योग सूत्र द्वारा या फिर जो कृष्ण ने जो अलग अलग माध्यम बताए हैं हमारे भगवत गीता में भी, और बहुत सारे ऐसे स्क्रिप्चर्स हैं जो जितना हम उसके बारे में जानेंगे और समझ में आता है कि हम और क्या कर सकते हैं, अपने आप कैसे जुड़ सकते हैं। जी। एक पूरा शांत वातावरण हो, एक माहौल हो जहाँ पे आप बैठे हुए हैं, ध्यान कर रहे हैं। मैं भी कभी कभार जब ध्यान करता हूँ तो गुरुदेव का वो जो एक आवाज़ है, उनके मीठी स्वर ध्वनि, वो बैकग्राउंड से आती रहती है, जहाँ पे वो बोलते हैं कि आप आंख बंद कीजिए और कुछ मत सोचिए। लेकिन आप अगर भी कुछ कुछ नहीं सोच रहे होंगे, तब भी बहुत सारी चीज़ें आपके दिमाग में आएंगी, उनको आने दो, रोको मत। जी जी जी। तो इसको थोड़ा विस्तार से आपसे जानना चाहेंगे। गुरुदेव ये जो बोलते हैं कि बहुत सारे थॉट्स हैं, आने दो। लोग जब ध्यान करने बैठते हैं तो वो सोचते हैं कि एक दिशा में देखूं और कुछ मत सोचूं, बस अपने बॉडी को हल्का छोड़ दूं। लेकिन गुरुदेव ये बोलते हैं कि जितने भी थॉट्स हैं उनको आने दो। वो आके क्या करते हैं, आपके ऊपर प्रभाव क्या डालते हैं, कितने गहराई तक आपको लेके जाते हैं, उसको समझो। इसका क्या मतलब है और ये एक्चुअल में क्या करता है? जो 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 ध्यान में मग्न है उसके अंदर क्या परिवर्तन लेके आता है? देखिए, ध्यान नॉर्मली लोग जो समझते हैं कि कंसंट्रेशन,
एक्चुअली इट इज़ डिकॉन्सेंट्रेशन। मन को हम जितना पकड़ने की कोशिश करेंगे ना, मन को बांधने की कोशिश करेंगे, तुमको ऐसे ही रहना है, वो उतना भागना चाहता है कि मन की ऐसा अवधारणा है कि वो ऐसा ही करेगा। तो इसीलिए मन को छोड़ना ज़रूरी है। मेडिटेशन इज़ रिलैक्सेशन। आपको विश्राम करना है। विश्राम करने के लिए अगर कहीं पे फिर से पकड़ के बैठे हैं तो विश्राम कैसे करेंगे? तो मन को छोड़ना पड़ता है। तुमको जहाँ जाना है जाओ, मुझे नहीं जाना, मैं इधर ही हूँ। तुम्हें जो सोचना है, तुम्हारे मन में जो आ रहा है आने दो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब हम ये कहते नहीं नहीं ये थॉट आनी चाहिए, ये नहीं आनी चाहिए, तो हम उसी उलझन में उलझ गए ना। इसीलिए विश्राम करने के लिए छोड़ना पड़ता है कि आप जाओ, और जैसे ही आप ये मन को कहते हो, आप देखना आपका मन शांत हो जाता है। मन में जो थॉट्स आना चाहता है वो आएगा ही नहीं। वो थॉट्स अपने आप रुक जाते हैं जब हम मन को एक्सेप्ट कर लेते हैं, स्वीकार कर लेते हैं कि ऐसा है, जाएगा, जाने दो, आना है आने दो, मैं हूँ, मैं स्थिर हूँ, मैं विश्राम करूँगा। ध्यान का मूल मंत्र है, इस समय जब मैं आँख बंद करके बैठ गया, इस समय मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, और दूसरा, मुझे कुछ भी नहीं करना है। जो करने की जो चेष्टा है, जो चाहने की चेष्टा है, यही हमें भगाती है। इस दोनों चेष्टाओं को अगर हमने छोड़ दिया तो ध्यान स्वतः हो गया। और ध्यान केवल आंख बंद करके ही होता है ऐसा जरूरी नहीं है। ध्यान होता है, ध्यान कर नहीं सकते, ध्यान होता है। ध्यान जो समाधि जिसको कहते हैं, जहां पे स्थिरता वो होती है। सूर्य उग रहा है, आप जैसे पूरी आप जाते हैं, बीच पे आप है, सूर्य ढल रहा है और आप उसको देखते हो और देख के बैठे हैं और मन अपने आप शांत हो जाता है। लगता है कि वाह, उसकी सुंदरता में खो जाते हैं, उसकी अलग अलग जो लालिमा बदलती है हर क्षण, उसमें ही खो जाते। आपका ध्यान घट गया, हो गया, करना नहीं पड़ा आपको, मन शांत हो गया बिना कुछ किए। क्या किया आपने? विश्राम किया। आप देख रहे हो, आप उसमें लय हो गए। इसी को लय समाधि कह सकते हैं। तो समाधिस्थ के तरफ बढ़ जाते हैं बिना कुछ किए। जब मन शांत हो जाता है तभी हो जाते हैं। अच्छा, कभी कभार आवाज सुन के भी हो जाता है, हो जाती है। आप सुनते रहते हैं, सुनते रहते हैं, सुनते रहते हैं, जी जी बिल्कुल, समय का पता भी नहीं चलता। पता भी नहीं चलता। आप कुछ अच्छी चीजें सुन रहे हैं, आप एक म्यूजिक सुन रहे हो और उस लय में खो गए आप बहुत सारे आर्टिस्ट सुने होंगे, जो लोग नृत्य करते हैं, ओडिसी नृत्य करते हैं। वो मूवमेंट है, उनकी लय ऐसा है कि वो कहाँ है उनको पता नहीं, वो बस हो रहा है। आधा घंटा, 1 घंटा वो नृत्य किए जा रहे हैं। बहुत उनका शरीर बहुत ही वीक है। बूढ़े बूढ़े जो बुजुर्ग हो गए, काफ़ी वर्षों से नृत्य कर रहे हैं, आप उनको देखना, शरीर बहुत ही दुर्बल है, लेकिन जब वो नृत्य करते हैं उनके शरीर में एक अलग सी ऊर्जा आ जाती है। वो एक लचक है, लचक है, वो मूवमेंट है। तो वो उस अवस्था में जहाँ पे मन शांत हो गया, बस शरीर चल रहा है, मन स्थिर है। और हर किसी के लिए कोई ना कोई पल ऐसा होता है। किसी के लिए सूर्य को देखना बहुत सुंदर है, किसी के लिए अकेला चलना, एक ट्रैक पे निकल गए, चलते जा रहे, मन शांत है। तो ये घटता है, ध्यान की अवस्था, समाधि घट जाती है। हाँ, लेकिन इसकी प्रैक्टिस करते रहनी पड़ती है। करते 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 फिर हम जब हम चाहें तब कर सकते हैं। एक है घटना, अपने आप घटना है वो, लेकिन दूसरी है जहाँ पे हम खुद से उस अवस्था में पहुँच सके। तो योग, ध्यान, प्राणायाम ये एक माध्यम है जिससे हम समाधि की अवस्था तक पहुंच सके। और ये हर कोई कर सकता है। ऐसा नहीं कि कोई एक गृहस्थ कर सकता है, नहीं कर सकता, और केवल जो सन्यासी या जो साधना कर रही है, नहीं, ये हर किसी के लिए उपलब्ध है। और यही गुरुदेव ने किया है, चाहे वो शिशु यूनिवर्सिटी में है, अपने स्कूल्स के माध्यम से है, और जहाँ भी जा रहे हैं हमारे जो अध्यापक जो सिखाते हैं 188 देशों में 40,000 से ऊपर शिक्षक हैं, यही तो कर रहे हैं जी। सफलता के अवधारणा के बारे में आपसे थोड़ा जानेंगे, थोड़ा विस्तार से जानेंगे। आपके हिसाब से एक सफल व्यक्ति आज के ज़माने में हमारे समाज में कौन है? सफलता का अवधारणा क्या है आपके हिसाब से? ये मैं सवाल इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आज
कल हम देख रहे हैं कि मैरिजेस में बहुत दिक्कतें आ रही हैं, बच्चों के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं कि हमें बाहर निकल जाना है, भारत में तो रहना ही नहीं है, किस तरीके से हमें ज़्यादा पैकेजेस में जाना है। तो वो रेस पैकेजेस या सफल पैसे के लिहाज में होने के लिए लोग बाहर जा रहे हैं, या फिर आप बोल सकते हैं यहीं पर भी भाग रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स पे। तो आपके हिसाब से एक सफल व्यक्ति कौन है, उसकी अवधारणा क्या है? गुरुदेव ने बहुत सुंदर इसको डिफाइन किया है। अ पर्सन हु इज सक्सेसफुल, हु हैज़ अ नेवर डाइंग स्माइल। अगर आपकी मुस्कान ऐसी है जो खत्म नहीं हो सकती, तो आप जानो कि आप सक्सेसफुल हो चुके हो। अगर हम बाहर जाते, आप जैसे बोले बच्चे बाहर जा रहे हैं, सफलता, इतना पैकेज, इतना हमारी पहचान होनी चाहिए, पोजीशन जिससे हम ये लोग जाने, हमारा परिवार इतना बड़ा है उससे लोग हमें जाने। लेकिन ये सब तो शॉर्ट टर्म है, हमेशा रहेगा कोई ज़रूरी नहीं है। आज जिसको हम जानते हैं कि इसके पास इतने पैसे हैं, कल उससे ज़्यादा पैसे वाले लोग पहुंच जाते हैं। अब जिसके पास वो कम हो गया वो परेशान है। एक तो कमाने में लगा, अब जब मिल गया तो उस पोजीशन को होल्ड करने में लग गया कि पैसा बचे कैसे, तो अब यहाँ डालो, उस बैंक में डालो, ऐसे निकले। तो ये सब तो पूरी प्रक्रिया जिसमें कभी कोई खुश हुआ ही नहीं है। और इसको सक्सेसफुल कैसे कह सकते हैं? जो कभी पूर्ण नहीं हो सकता, जो कभी स्थिर नहीं हो सकता, उसको आप सक्सेसफुल बोल ही नहीं सकते, सफल कह ही नहीं सकते। नहीं, सफलता का अवधारणा आजकल के युवाओं के अंदर ये है कि आपके पास कितने पैसे कितने हैं पैसे हैं जी। और आप कौन से पोजीशन होल्ड करते हैं, समाज में आपका फेम और फेम, नेम यस कितना है। यस यस, बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं। लेकिन इसी अवधारणा को बदलने की आवश्यकता, और इसके वजह से ही डिप्रेशन, एंजाइटी, वायलेंस, ये सब इसी कारणों से तो है, जहाँ पे हम चाहते हैं कि हमें इतना होना चाहिए, उससे ज़्यादा होनी चाहिए। इस धारणा को ही तो बदलने की आवश्यकता है। और इस धारणा को बदलने का एक ही तरीका है, हमारा आध्यात्म, हमारा भारतीय आध्यात्म जो है, इसी धारणा को बदलने की चेष्टा करता है। यही कहता है कि तुम बस अपने लिए मत जियो। अगर किसी को डिप्रेस होना है ना, सबसे सिंपल तरीका मैं बताता हूं। दिन में हर समय बस ये सोचो कि मेरा क्या होगा, मैं क्या करूंगा, मैं कैसे करूंगा, मैं क्या करूंगा। मैं करते रहेंगे, वो देखिए 2-3 दिन के अंदर वो डिप्रेस हो जाएगा। और किसी को डिप्रेशन से निकलना है, उसका भी सिंपल तरीका है, मैं दूसरों के लिए क्या कर सकता हूँ, मैं अपने परिवार के लिए क्या कर सकता हूँ, मैं दोस्तों के लिए क्या कर सकता हूँ, मेरे जो सहभागी हैं, जो मैं जहाँ काम करता हूँ, मैं उनके लिए क्या कर सकता हूँ। आप देखो वो डिप्रेशन से 2 से 3 दिन के अंदर वो निकल सकता है। तो दोनों ही तरीके हैं। तो यही धारणा बदलने की आवश्यकता है। हमारे युवा से मैं यही निवेदन करूंगा, आप इस जीवन में, इस संसार में क्या देने आए हो वो सोचो, लेने की सोचना मत, क्योंकि लेने की कोई लिमिट नहीं है। और कभी मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। मिलेगा तो आप उसको संजोने में लग जाओगे कि इसको बचा के कैसे रखूं, और अगर नहीं मिला तो उसके कारण दुखी हो जाओगे। तो इसका तो कोई लिमिट नहीं है। और आज जो मिल गया फिर उससे ज़्यादा और चाहिए। भाई आईफोन 12 चल रहा है, आपको आईफोन 16 चाहिए। अब जिसको आईफोन 16 है वो बोलता है आईफोन 17 चाहिए। लंबे लंबे लाइनों में लगे रहते हैं, देर देर रात तक लगे रहते हैं। तो इसका कोई लिमिट तो है नहीं। इससे निकलने का तरीका बस यही है, हम क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं इस। और जब तक ये नहीं जानेंगे, 100% गारंटी है लोग परेशान होंगे। तो इस आध्यात्म को, इस योग को, इस ध्यान को हर किसी तक पहुंचाने की आवश्यकता है। और आप देखिए 8 बिलियन लोग हैं, 8 अरब लोग हैं इस पूरे अभी संसार में। हर किसी तक पहुंचने की आवश्यकता है। परेशान है लोग, हैं परेशान अलग अलग तरीकों से, अलग अलग कारणों से जी। तो हमें वो कारण को निकाल के जो कार्य है, जो हमारा जो अस्तित्व है, उससे जुड़ने की आवश्यकता। और एक बार जुड़ गए तो काम हो गया। जी, हमने योग के बारे में बात किया, ध्यान के बारे में भी बात किया, थोड़ा आयुर्वेदा के बारे में बात करते हैं, क्योंकि श्री श्री में एक आयुर्वेदिक सेंटर भी है। जो लोग आजकल डिप्रेशन से जूझ रहे हैं
या फिर मानसिक कोई भी अवसाद में है या शांत है मानसिक स्तर पे, आयुर्वेदिक पद्धति में पंचकर्म भी किया जाता है, लेकिन उसके अलावा और क्या क्या चीज़ें हैं जो कुछ किया जा सकता है? क्योंकि हम देख रहे हैं कि आजकल बहुत सारे युवक युवतियां हैं जो जाते हैं, काउंसलिंग सेशंस लेते हैं, मेडिसिन्स भी लेते हैं, एंटी डिप्रेशन पिल्स भी लेते हैं। आयुर्वेदिक उपचार इसका क्या है और कितना सटीक है उसका जो आयुर्वेदिक उपचार है वो? आयुर्वेद यानी कि जीवन का रहस्य, जीवन का ज्ञान। तो आयुर्वेद केवल एक एस्पेक्ट को नहीं, अभी जो हमारी यूनिवर्सिटी में भी अब हॉस्पिटल भी है, 100 बेडेड हॉस्पिटल है और साथ में आयुर्वेद कॉलेज भी है, जहाँ पे यही सिखाते हैं कि जो भी आप मॉडर्न मेडिसिन में आप जो भी देखते हैं, 14 डिपार्टमेंट्स हैं, जो भी आप मॉडर्न मेडिसिन में एमबीबीएस कॉलेज में कहीं पे आप देखोगे, सेम आज आयुर्वेद में है और उसी तरीके का रिसर्च किया जा रहा है। आयुर्वेद आज के समय में इतना आवश्यक हो गया है क्योंकि मॉडर्न मेडिसिन जो एलोपैथी है उसमें केमिकल्स यूज़ करते हैं और केमिकल्स हमारे शरीर को एक चीज़ फ़ायदा करता है, 2 चीज़ नुकसान करके जाता है। आयुर्वेद में जो हम माध्यम, उसमें भी योग है। आयुर्वेद में योग भी एक प्रक्रिया है, सर्जरी भी है। सर्जरी भी जिस तरीके से, कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिसका एलोपैथी में इलाज ही नहीं से, और जिस जो फिर से रिकर होती है, से फॉर एग्जांपल पाइल्स, फिस्टुला, आयुर्वेद में इसके जैसा इलाज और कहीं नहीं। जब और इस सारे माध्यम को, आयुर्वेद से आज के समय में हर तरीके की बीमारियों को हम कंट्रोल कर सकते। इसमें काफ़ी रिसर्च हो रही है हमारे यूनिवर्सिटी में ही, अलग अलग तरीके से उसको अलग अलग बीमारियों को लेके, अलग अलग मेडिसिन्स को लेके बच्चे, प्रोफेसर्स, ये सब लगे हुए हैं कि रिसर्च करके। देखिए हमारे जो परंपराएं, हमारी जो किताबें हैं, सुश्रुत संहिता या चरक संहिता, ये सब में सूत्र लिख दे गए हैं। अब उसको मॉडर्न पैरामीटर्स में उसको जानना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो लोग मानते नहीं हैं। अब से फॉर एग्जांपल आप घर में हल्दी यूज़ करते हैं, हर खाने में हल्दी यूज़ करते हैं। हमारे आयुर्वेदाचार्य बहुत होशियार थे, उन्होंने क्या किया, इस पूरे परंपरा को हमारे घर से जोड़ दिया। अच्छा। इस दवाई को घर से जोड़ दिया कि आप जब खाना खाते हो आप हल्दी यूज़ करो। हल्दी क्या करती है, कोविड में हमने जाना, इम्यूनिटी बढ़ाती है। लोग हल्दी पानी कर कर के लोग पीते रहते थे दिन रात, तो उसको जोड़ दिया। तो आयुर्वेद हमारे जीवन में जुड़ा हुआ है, अलग नहीं। आप देखिए मैं दर्शकों से ये बात भी करना चाहूँगा, जो स्वामी जी बोल रहे हैं वो आप थोड़ा उसके गहराई में जाके सोच सकते हैं। जैसे कि हल्दी का कोई अपना टेस्ट तो होता नहीं है, हम उसको क्यों डालते हैं अपने रसोई में, ये कभी आपने सोचा है? हम इसलिए डालते हैं, जैसे उन्होंने बोला कि हमारे जो आयुर्वेदाचार्य थे पिछले, वो उन लोगों ने हमारे परंपरा में ही उसको डाल दिया है कि हम उसका व्यवहार करते हैं, उसको डालते तो हैं, लेकिन उसका सिर्फ अगर हल्दी को मैं आपको खाने के लिए दूं तो उसका कुछ टेस्ट बनता नहीं नॉर्मली। तो यही है, हमारे वो अभ्यास में, हमारे परंपरा में वो घुस गया है। उन्होंने वो डाल दिया ताकि लोग नहीं तो फॉलो नहीं करेंगे कि और हर दिन करेंगे तो फिर आपको मेडिसिन खाने की आवश्यकता नहीं है। हल्दी वैसे डाइजेस्ट नहीं होती, इसलिए थोड़ी ब्लैक पेपर डालनी ज़रूरी है, काली मिर्च। अच्छा। तो इसीलिए आप देखेंगे जहाँ पे हल्दी डालते हैं, हर खाने में ब्लैक पेपर भी हल्का सा पड़ता ही, एक चुटकी भर चाहिए। हल्दी को पचाने के लिए वो चाहिए, नहीं तो वो होता नहीं है जी। तो आप देखेंगे भोजन में जो भी हम उपयोग कर रहे हैं, आयुर्वेद के अनुसार अगर करें। आयुर्वेद क्या कहता है, मान लीजिए आज अभी वर्षा ऋतु में जो सब्जियां उगती हैं वो खाओ। अब आप खाने लग जाओगे ऐसी चीज़ें जो उगती नहीं है अभी। अब कोई मान लीजिए गोभी खाना शुरू कर दिया, गोभी का भी समय नहीं है। आप देखोगे प्रकृति ऐसी है, आयुर्वेद क्या है, प्रकृति से जुड़ी हुई है। गोभी में आज के समय में कीड़ा हो जाता है, जैसे ही बरसात हुई कीड़े आने शुरू हो गए। आम में भी कीड़े आने शुरू हो जाएंगे अब, क्योंकि आम का वो समय खत्म हो गया। तो इसलिए जैसे ही प्रकृति के अनुसार जुड़ा हुआ है पूरा आयुर्वेद। तो आयुर्वेद मतलब क्या कि प्रकृति क्या कहती है, प्रकृति के अनुसार हम अपने आप को कैसे हील कर सकें, अपने मन को कैसे ठीक रख सकें, यही सब तो सिखाती है और यही आयुर्वेद कर रहा है। और यही हमारी गुरुदेव ने ये
एज अ मिशन ले रखा है कि आयुर्वेद को हमको हर घर तक पहुंचाना है। लेकिन एक भरोसा की भी बात आ जाता है जब हम देखते हैं कि आजकल के जो मॉडर्न ट्रीटमेंट्स आ गए हैं एलोपैथिक वे में, आयुर्वेद लोग देखिए, जैसे मेरे जैसा कोई आदमी है जो इसके बारे में पढ़ता है जानता है उसको भरोसा हो सकता है, लेकिन जो आम आदमी है उसको कहीं ना कहीं उसके मन में भरोसा जगाना पड़ता है, जो कि बहुत एक विडंबना की बात है। ऐसा क्यों है कि आज जब इंसान के पास इतना सारा इन्फॉर्मेशन है, वो अपने आप रिसर्च भी कर सकता है, वो आयुर्वेद के ऊपर उतना भरोसा नहीं करता, उसका फास्ट प्रेफरेंस और चॉइस हमेशा एलोपैथिक और मॉडर्न वे ऑफ ट्रीटमेंट होता है? ऐसा क्यों? आदतें, आदत लगी हुई है शुरू से। अगर हुआ सर दर्द हुआ, एक दवाई घर में पड़ी हुई है, मुंह में डालो, हो जाएगा। हमारे माता पिता ने यही सिखाया, हम भी यही कर रहे हैं। तो इस पैटर्न को तोड़ने की आवश्यकता है। आप जैसे बोले कि आपको भरोसा है, जो भरोसा है एक बार किसी को लेके जाना पड़ेगा। अरे तुमने इतना तो किया ही, चलो एक बार ये करके देखो। एक बार वो तोड़ने की आवश्यकता, उनकी धारणा है वो तोड़ने की आवश्यकता है कि तुम एक बार करके तो देखो। ये ज़रूर आह्वान करूंगा सरकार को भी, और हर तरीके के माध्यम से सरकार कर ही रही है, लेकिन इसको और ज़्यादा हमें लोगों तक पहुंचाना है, लोगों को इसमें जोड़ना है, ताकि जब तक मार्केटिंग का ज़माना है, हर चीज़ को मार्केट करना पड़ता है। अच्छी, जब बुरे चीज़ को मार्केट कर सकते हैं लोग, तो अच्छी को क्यों ना मार्केट करें। तो हर माध्यम से हमें मार्केट करना पड़ेगा, लोगों तक पहुंचाना पड़ेगा कि अच्छी चीज़ है, उपयोग करो, एक बार जाओ देखो। और मैं बता रहा हूँ, जो भी लोग आज हमारे आयुर्वेदा हॉस्पिटल में आए हैं आज तक, वो बार बार आते हैं। चाहे वो ब्यूरोक्रेट्स हों, पॉलिटिशियंस हों, उड़ीसा के पॉलिटिशियंस हो, ब्यूरोक्रेट्स हो, बहुत सारे लोग आज वहाँ पे आके इस प्रक्रिया का लाभ उठा पा रहे हैं। कहते हैं कि हम इतने साल मेडिसिन खाए, काम नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही ये किया, हमारा वो एकदम ठीक होना शुरू हो गया। तो बस है कि हमें इसे और लोगों तक पहुंचा, हर माध्यम को हम उपयोग करना पड़ेगा भरोसा जगाने के लिए। थोड़ा सुदर्शन क्रिया के बारे में आप विस्तार से अगर बोलेंगे तो हमारे जो दर्शक हैं उनको भी पता चलेगा कि है क्या, क्योंकि श्री श्री में और गुरुदेव के जहाँ कहीं पे भी आलोचना होता है इसके बारे में, वो इसके जिक्र तो करते ही हैं। जी जी जी। जैसा नाम है सुदर्शन क्रिया, सुंदर दर्शन, जिस क्रिया को करने के बाद अपने का एक सुंदर दर्शन मिले, अपना सुंदर दर्शन मिले, उसे ही सुदर्शन क्रिया कहते हैं। तो सुदर्शन क्रिया, जैसे शुरू में पॉडकास्ट के शुरू में हम बात कर रहे थे कि हमारे श्वास और इमोशंस, मन में एक कनेक्शन है, और इस पूरे प्रकृति में एक रिदम है। आपके शरीर में एक रिदम है, हमारे आसपास प्रकृति में रिदम है, जो आसपास लोग हैं उसके कारण वो रिदम बदलता है, आगे पीछे होता है। सुबह और शाम में रिदम है, तो एक रिदम फॉलो होता है, पूरी प्रकृति में एक रिदम है। तो उस रिदम कहीं ना कुछ गड़बड़ होता है, हमारे खान पान, हमारे लाइफस्टाइल के कारण वो रिदम ब्रेक होता है। आप बच्चों को देखना, एक 3 साल के बच्चों को ऑब्जर्व करो, उसका रिदम सेट है, वो उठेगा जब उससे उठना है, सोना है जब वो सोएगा। उसका श्वास की गति भी आप देखोगे, जब वो श्वास लेता है, अब छोटे से बच्चे को ऑब्जर्व कर रहा, उसकी पेट अपने आप ऊपर जाता है, नीचे जाता है। हम लोग नॉर्मली श्वास कैसे लेते हैं? अपने फेफड़े, छाती से पेट तक हमारा श्वास जाता ही नहीं है। ये सब पैटर्न बदल गया, हमारा वो रिदम बदल गया, जिसके कारण जब श्वास लेनी चाहिए हम श्वास छोड़ रहे हैं, जब छोड़नी चाहिए तब श्वास ले रहे हैं। तो रिदम बदलने के कारण हमारे शरीर मन पे इसका बहुत ही दुष्प्रभाव पड़ा है। बस ये सुदर्शन क्रिया से इसी रिदम को फिर से रीसेट करने की कोशिश करते हैं। और जब ये करते हैं तो हमारा धीरे धीरे जो रिदम, जो हम जिससे मिस हो गया था, फिर से वो रिदम में आनी शुरू हो जाती है, और हमारा मन फिर से हल्का होना शुरू हो जाता है। हमारे जो मन में जो छाप, जो इम्प्रेशंस पड़े हुए हैं, वो निकलना शुरू हो जाता है, और हमारा फिर से सुंदर दर्शन होना शुरू होता है। मुस्कुराते ज़्यादा है, मुस्कुराहट हमारी बढ़नी शुरू हो जाती है। जी, ये होना तो जाते जाते एक आखिरी सवाल आपसे, और ये सवाल मैं सबके बिहाफ से पूछ रहा हूँ। एक आदर्श दिनचर्या कैसा और क्या होना चाहिए? सुबह उठने से लेके फिर से सोने जाने तक का ये पूरा प्रक्रिया आदर्श रूप से तौर से कैसे होना चाहिए? अभी मैं जो बताने जा रहा हूँ आदर्श दिनचर्या, ये केवल
जो साधक हैं, जो साधु हैं, केवल उनके लिए नहीं है, ये हर किसी के लिए, चाहे वो ब्रह्मचारी जो पढ़ाई कर रहा है, जो हायर एजुकेशन में है, या किसी भी तरह के एजुकेशन में है, जिसको हम कहते हैं ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ जो काम कर रहे हैं, विवाह हो गया है, बच्चे हैं, उनके लिए भी है, जिन्होंने अपना जीवन जिया अब और कंट्रीब्यूट कर रहे हैं वो, और काफ़ी साल कंट्रीब्यूट किए, अब उनका वानप्रस्थ का समय आ गया 50 के बाद के, चाहे वो सन्यास, जो सब कुछ कर लिया अब विश्राम है, ये हर किसी के लिए उपयोगी है। कैसे? सुबह जितना जल्दी हो सके जल्दी उठे। रात में देर तक सोते हैं तो परेशानी होती है, जल्दी सो जाएं, 9-10 बजे तक सो जाएं, 10 साढ़े 10 तक मैक्सिमम तक सो जाएं, ताकि हर किसी को 6 से 8 घंटे, किसी को 6 घंटे, किसी को 8 घंटे की नींद की आवश्यकता होती है, तो 6 से 8 घंटे की नींद पूरी करें। जैसे जैसे अवस्था बढ़ती रहती है तो नींद की रिक्वायरमेंट भी हमारी कम होती चली जाती है, तो उसके अनुसार सुबह जल्दी उठें। देखिए, हमारी एक दिनचर्या में, आयुर्वेद में वात पित्त कफ का अवधारणा है। वहाँ पे एक वात पित्त कफ, वात यानी कि एयर एलिमेंट ज़्यादा होती है, पित्त जब अग्नि ज़्यादा होती है, और पित्त और कफ यानी कि जहाँ पे जल की ज़्यादा रहता है। तो सुबह का समय जो वात का समय है, जल्दी उठ जाते हैं हम, तो हमारा मन और शरीर उसके अनुसार बना हुआ है। हमारी जो वेस्ट जो निकालने की प्रक्रिया है, सुबह उठते हैं तो वो आराम से होता है, जैसे ही लेट हो जाती है तो वो प्रक्रिया में विघ्न आ जाता है, जिसके वजह से दूसरी बीमारियां होनी शुरू हो जाती है। इसलिए कहते हैं कि 6 बजे से पहले उठ जाए, ताकि आपकी जो वेस्ट जो निकलने की प्रक्रिया वो निकल जाए, वो आराम से हो जाए जी। फिर आती है उसके बाद अपने आप फ्रेश हो गए, स्नान करके ध्यान, थोड़ा योग और ध्यान करना बहुत आवश्यक है। थोड़े से अपने शरीर को स्ट्रेच किया, आप सोए हुए थे, आपका शरीर कहीं ना कहीं जकड़न आ गई है, अब उसको थोड़ा सा स्ट्रेच किया, थोड़ा सा प्राणायाम किया, सुबह का फ्रेश एयर है उसको अपने अंदर लिया, आपका मन और शरीर ताज़ा हो गया, थोड़ा ध्यान, मन स्थिर हो गया। उसके बाद आप, जिसको कहते हैं पित्त के समय, हर 4 घंटे का एक ब्रेक, 4 घंटे बदलता है, तभी आप पित्ताशय आपका एक्टिव हो गया। अब आप कुछ नाश्ता करें। नाश्ते में क्या जो आप करते हैं उसमें फ्रूट्स हो, सुबह फ्रूट्स ज़्यादा से ज़्यादा हो, हैवी चीज़ें जितनी कम हो। उड़ीसा में तो खैर हम सुबह करते हैं, जैसे दही बड़ा, आलू दम बहुत फेमस है, जो आप कर सकते हैं थोड़ा बहुत, बहुत ज़्यादा नहीं, फ्रूट्स ज़्यादा उसमें क्वांटिटी हो, नट्स हो, ये ज़्यादा आपको एक्टिव रखती है। फिर उसके बाद आपका जो समय आ जाता है कि दोपहर में भोजन से पहले कोशिश करें कि एक 10-15-20 मिनट का ध्यान। देखिए, नॉर्मली क्या होता है, भोजन के बाद काम करने में थोड़ी आ जाती है, शरीर में शिथिलता आ जाती है, मन में शिथिलता आ जाती है, करने में थोड़ी मुश्किल होती है। लेकिन अगर हम भोजन से पहले थोड़ी देर ध्यान कर ले, तो जो भोजन के बाद जो शिथिलता आती है, जो आलस से आता है, वो नहीं आएगा, क्योंकि मन आपका शांत हो गया, शरीर को एनर्जी चाहिए वो मिल गई। भोजन के बाद फिर अपना जो कार्य कीजिए। फिर शाम को, सायंकाल में 5-6 बजे के बाद, भोजन से पहले फिर से एक 15-20 मिनट का जो भी आप छाप, अच्छे बुरे, किसी ने कुछ अच्छा बोला, किसी ने कुछ बुरा बोला, वो सब छाप लेके हम घर जाते हैं। उस छाप को निकालना बहुत आवश्यक है। तो बस 15-20 मिनट, 15 मिनट, आधा 1 घंटे की बात नहीं करूँगा, 15-20 मिनट थोड़ी देर बैठ के एक ध्यान लगा के, एक म्यूज़िक, कुछ एक सॉफ्ट म्यूज़िक लगा के, कुछ थोड़ी देर बैठ गए, स्नान करके भोजन किया, और टीवी वगैरह जो है, सोने से 1 घंटे पहले टीवी वगैरह सब छोड़ दे। थोड़ी सी कुछ पढ़ाई, कुछ पढ़े, कुछ आध्यात्मिक के बारे में, अपने बारे में जानकारी, सोने से पहले कि जिस थॉट के साथ आप सोने से पहले रहते हैं, वही थॉट के साथ आप फर्स्ट उठते हैं सुबह। तो सोने से पहले कुछ अच्छी चीज़ें आप अगर पढ़ के सोते हैं, कुछ सुन के सोते हैं, तो वही वैसा ही आपके मन में वैसे ही विचार पूरे रात चलती है, और वही सुबह उठते हैं। और यही मृत्यु का भी यही है, जैसा आपका भाव मरने से पहले होता है, उसी तरीके से आपका अगला जन्म निर्धारित होता है। तो
सोने से पहले थोड़ी देर कुछ अच्छी चीज़ें सुन के जब सोते हैं तो इस तरीके से दिनचर्या रहता है तो बहुत ही सुंदर जीवन फिर खिलना शुरू हो जाता है। कितनी सरल तरीके से आपने बता दिया, और इसी को जीने के लिए लोग कितना तामझाम करते हैं। इसी को बस आज हो गया, कल कैसे होगा, इसी के चक्कर में रात को नींद भी नहीं होता, जी और जी उसके जी वजह से डिप्रेशन और ये सारे चीज़ों को लेके आजकल हम आज जी। भी हमने बातचीत उसके बारे में किया। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी, आप आए, मार्गदर्शन किया, इतने सारे बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई। मुझे लगता है कि लोगों को बहुत फ़ायदा इससे ज़रूर पहुँचेगा। और श्री श्री के बारे में भी आपने जाना, जो यूनिवर्सिटी है दर्शक बंधु ओडिशारे ही आमर अच्छी, आपण मैंने समस्ते जानते कटक जिले एवं श्री श्री यूनिवर्सिटी रे पारंपरिक शिक्षा पद्धति सहित आधुनिक शिक्षा प्रणाली तार गोटे आम कहीपर जुग्म आकार रे दुईटी जाक को मिसई यूनिवर्सिटी आग को चलुची, पिलाने बहुत सुंदर सेठी कार्य करुँच, पाठ भी पढ़ुंट एवं बहुत सुंदर आटमोस्फियर जदि आपड़ के जी परिवेश भी बहुत शांत एवं बहुत सुंदर, से बाबद भी आम आलोचना करुले। किंतु सबुठ बड़ कथा हूँ जीवन जीवार कला, ये कला को आपण मैंने बुझा दरकार, जाना दरकार, ता पूर्व जीवन को बुझा दरकार जे आपण जीवन कौन आताको आपण मैंने केमिति जीवा दरकार, से बाबद ही आम आज आलोचना करुले। एथर पॉडकास्ट को एट रखुछु, पुणी देखा। नमस्कार। नमस्कार।